सुनील जी, मैं सबसे पहला सवाल आप ही से करता हूँ। हालांकि ये भी आज चर्चा में है कि जो अमेरिका ने कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि 30 दिनों के लिए आप जो है रूस से तेल खरीद सकते हैं। तो राहुल गांधी ने जो कहा था संसद में, पिछले अभी जो संसद का सत्र अभी आधा खत्म हुआ है, उसमें कहा था उन्होंने कि अमेरिका के दबाव में है और अमेरिका कैसे ये कह सकता है कि हम किससे तेल खरीदें किससे नहीं खरीदें। और उस पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने फिर एक बार सच जाहिर कर दिया। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपको बिहार ले चलता हूँ। क्या लग रहा है बीजेपी को किस बात का डर है? महाराष्ट्र में जब निपटाना था उद्धव ठाकरे को, तो झटके में निपटा दिया था। वो बिहार में क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी? किससे डर लग रहा है? धन्यवाद संजय जी। बिहार में नीतीश कुमार से डर लग रहा है, और जिस राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है वो राजनीति बिहार में नहीं सफल हो पाएगा। एक मिनट, इसका प्रमाण एक यह है। एक एक मिनट, एक मिनट। फजल अली भाई, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, ये सब बात मत लिखो फालतू बातें कि धनंजय कुमार जी सौरी बिहार की बात छोड़ के बात करो। क्या बात करें? क्यों ना बिहार की बात करें? आपको तकलीफ है तो आप चले जाओ, बिहार की बात करें, डिक्टेट करने लगते हैं जी। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही है। जो दोनों प्रमुख दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, दोनों को तोड़ने के लिए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। आप याद कीजिए कितने छापे पड़े आरजेडी नेताओं के खिलाफ। लालू यादव की क्या स्थिति बनी हुई है आपके सामने है। किस किस तरह के दबाव डाले गए, किस किस तरह के प्रलोभन दिए गए जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के नेताओं को, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाई। उसको इस बात का डर हमेशा सताता रहता है, और यह उसको लगता है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे, ये भी अनिश्चित सा है। और दूसरी चीज यह है कि वह नीतीश कुमार को के दल को अगर तोड़ नहीं सकती है तो उनके जन समर्थन को भी पा नहीं सकती उनके अभाव में, इसलिए वो डरती है, इसलिए उसके पास वो बेचैनी है। जो ऑपरेशन वो कर गई महाराष्ट्र में, वो बिहार में नहीं हो पाया। अब देखिए कि जनता शिवसेना दो टुकड़े में हो गई। शिवसेना के बड़े नेता टूट करके शिवसेना से उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। एनसीपी दो टुकड़े में हो गई। बड़े नेता एनसीपी से अलग होकर के एक नई पार्टी बना ली और असली शिवसेना कहलाने लगे। वो सबके पीछे बीजेपी थी। शिवसेना की जब एक नाथ शिंदे साहब अपने विधायकों को लेकर गए, किसका समर्थन था, किस तरह के किसके संसाधन थे, सबके सामने है वो। लेकिन यह तरीका वो बिहार में अपना नहीं पाए, और जिस रणनीति कूटनीति के तहत वो जन समर्थन हासिल करती रही है, वह है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, वो बिहार में कारगर नहीं हो पाया। बेचैनी उसकी है, इस कारण से वो बहुत ही ठोक बजा करके जो कहते हैं आप, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार को साथ लेने के बाद आप किस तरह का रिएक्शन पूरे बिहार में आ रहा है, सबके सामने है। कोई स्वीकार कर नहीं रहा है इसको। तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इस निर्णय के साथ वो खड़े नहीं है। पूरा उनकी पार्टी मान रही है, या जो तटस्थ लोग वो मान रहे हैं कि दबाव में लिया गया निर्णय है, या दबाव में कराया गया निर्णय है ये नीतीश कुमार का। तो अगर यह स्वाभाविक तरीके से सब कुछ होता चला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बिहार में बनाना चाहती है, ये तो इस चुनाव के पहले दिन से साफ साफ था। हमेशा से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेगी, लेकिन नहीं बना पाई। उसको नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होना पड़ा, और वो इंतजार कर रही थी कि ये हालात कब पैदा हो। नीतीश कुमार को लेकर आज क्या कही जा बने या बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार बीमार है। तो नीतीश कुमार आज बीमार हो गए हैं क्या? 2-4 दिन पहले बीमार हो गए। जिन बीमारियों को लेकर के आज बात कही जा रही है, उन बीमारियों को तो बाकायदे के होने के बावजूद, कहे जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे रखा। यानी कि एक जो छवि खराब करने की कोशिश होती है कि ये लोगों में भी यह संदेश जाए कि नहीं वो अस्वस्थ है, नहीं वो काम करने लायक नहीं है, नहीं वो मुख्यमंत्री पद बने रहने लायक के एक योग्य नहीं है। एक परसेप्शन बनता चला जाए कि जब कभी भी इनको हटाया जाए तो यह विमर्श बनाया जा सके कि वो अस्वस्थ होने के कारण से ही उनको हटाया गया है, और लोग इसको स्वीकार कर ले। कोई नहीं स्वीकार कर पा रहा इसके बावजूद भी, क्योंकि अपने नेता के साथ एक लगाव लोगों का है, वो है नीतीश कुमार। आज भी लोग एक
सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं वो हैं। बीजेपी के साथ संकट यही है, बीजेपी ने अपने लोगों को प्लान कर दिया। आज स्थिति क्या है कि जनता दल यूनाइटेड अगर आप बात कीजिए तो वह नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड नहीं रह पाया। आप याद कीजिए कि पिछले दिनों नीतीश कुमार के हवाले से बात कही जा रही थी कि आरसीपी सिंह को दोबारा पार्टी में लाया जा रहा है, आज तक गिनती नहीं पा पाए। वजह कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रखने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल राजनीति करने वाले लोग आज जेडीयू में प्रभावी हो गए। वह भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड ये इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ सुनील जी कि जो रिपोर्ट आई उसमें ये आया कि नीतीश कुमार बीमार हैं, ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये भी अपनी जगह सही है। अब ये कहा गया कि एक मैसेज भेजा गया दिल्ली कि नीतीश कुमार के फैसले जो है वो 4-5 जो नौकरशाह है वो कर रहे हैं, और उसके बाद वहां से निर्णय हुआ कि नहीं अब जो है इनको शिफ्ट किया जाए। और उनसे बात की गई, नेताओं ने बात किया और उनको जो है कहा गया कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। और अब जो है पार्टी कहीं ना टूट जाए या पार्टी में कहीं विद्रोह ना हो जाए या पार्टी जो वोट बैंक खास करके है वो कहीं ना चला जाए, इसके लिए कोशिश ये की जा रही है जो जेडीयू के जो बीजेपी के साथ वाले नेता हैं कि किसी भी तरह से निशांत कुमार को लाया जाए, ताकि कुछ समय तक जब तक सरकार चल रही है, जब तक कोई दूसरी व्यवस्था न हो जाए, तब तक निशांत कुमार को लाया जाए और निशांत कुमार के नाम पर चीजें की जाए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार आए, ये सारी कहानियां बनाई जा रही। लेकिन खैर, इस पर बात करके आप साथ में चूंकि आपको निकलना है तो आप वापस आ जाइए उस पर कि ये जो जो डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप ईरान को भी। नहीं एक एक हाँ ठीक, बिहार की बात आप सवाल है कि जितने नैरेटिव बताए जा रहे हो जाइएगा उस पर जी। बिहार में जितनी बातें कही, क्या मुख्यमंत्री सचिवालय में वही अधिकारी तैनात हैं जो 2024 के पहले तैनात थे? नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को जगह जगह नहीं तैनात कर रखा है? तथ्य है ये। तो अगर यह बात कही जा रही थी कि आईएएस अधिकारी निर्णय ले रहे हैं, तो आईएएस अधिकारी तो वही है ना जिस जो भारतीय जनता पार्टी के पसंद के लोग हैं, जिलों में वही तैनात है। सवाल इस बात का है कि अगर नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के बाद निशांत कुमार का प्रवेश होता है तो यह क्या नीतीश कुमार वंशवाद के आरोप से बरी हो जाएंगे? अगर निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र नहीं होते तो क्या आप जिस धूम धड़ाके के साथ उनको लाने की बात की जा रही है होती क्या किसी के साथ? जो व्यक्ति आज तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य तक नहीं है उसको आप लाने की बात कर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे परिवारवाद है जिससे बचाने की बात की जा रही है नीतीश कुमार को। ये तो कोई मतलब नहीं है उसका। ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के जो समर्थक वर्ग है उसको समझाने की कोशिश कर रही है। जो बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में उनको हटा रही है अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए, उससे जो कहीं नाराजगी लोगों के मन में हो जाए उसको लोग स्वीकार कर लें, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं जो कहीं से भी कन्विंसिंग और तार्किक नहीं लगती। वही स्थिति ट्रंप साहब की है। ट्रंप साहब कुछ भी बात कर लें, सवाल इस बात का है कि ईरान को आपका उपनिवेश है क्या? उपनिवेश तो बनाना चाहते हैं आप। और इनको ये लग रहा था कि कुछ ही घंटों की लड़ाई में ईरान सरेंडर कर देगा। आपने उसकी ताकत का अंदाज नहीं किया, या जो पिछले युद्ध का अनुभव था उसे आप कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं थे। आपको ये लग रहा था कि 4 दशक से ईरान के ऊपर इतने आर्थिक प्रतिबंध है कि कुछ कर ही नहीं पाएगा वो, और आपके ऊपर उसकी निर्भरता नहीं थी, आप कुछ मदद नहीं कर रहे थे तो जहां का तहां खड़ा रह जाएगा, हम जैसा चाहेंगे उसको रोक डालेंगे। वो हुआ नहीं। तो एक सम्मानजनक एग्जिट इस पूरे प्रकरण से ट्रंप चाहते हैं। कितना कर पाएंगे ये बड़ा सवाल है। ईरान कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि हम ठीक, हम लड़ेंगे, और उसका बयान आ गया कि हम जब तक हमारे पास एक हथियार है और एक आदमी भी बचा हुआ लड़ने के लिए, हम लड़ते रहेंगे। और ईरान के इस ईरान ने अमेरिका की मारक क्षमता, ईरान तो जो आसपास के देश वहीं से लड़ाई लड़ रहा है वह, और उन जगहों पर ईरान ने भी हमले किए हैं और उनको बाकायदे नुकसान पहुंचाया है। आपने जो सीएनएन के पत्रकार का एक सोशल मीडिया पे आपने वो दिखाया स्क्रीनशॉट, उसमें क्या है? अगर इजराइल में सब कुछ सामान्य है, जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो स्वतंत्र पत्रकारों को आप आने जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ईरान ने तो प्रतिबंध नहीं लगाया। ईरान तो कह रहा है जिसको आना हुआ, जिसको जाना हो जाए, जहां जाना चाहे वहां जाए। ये बड़ा सवाल है। तो ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ है और वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। सवाल इस बात का यह भी है कि क्यों झुकेगा वो?
वो पिछले युद्ध में जबकि वो वाकई वो एक अचानक युद्ध था और अमेरिका के साथ उसकी वार्ता चल रही थी, तब तो लड़ता रहा। अब तो चलिए उसको भी मौका मिला था 1 साल तक, अपनी तैयारी कर लिया, कह भी रहा है कि हम तैयार हैं, लड़ेंगे। अब आप ये जो अभी जेलेंस्की का बयान आपने सुनाया, जेलेंस्की का बयान क्यों, जेलेंस्की से मदद क्यों मांग रहा है अमेरिका? और जेलेंस्की इस तरह का बयान क्यों देंगे अगर ये तथ्य नहीं है तो? उनको कोई जेलेंस्की से पॉलिटिकल इसलिए मांग रहे हैं कि वो जो ड्रोन है रूस से जिस तरह से भिड़ रहा है, छोटे छोटे कम खर्चे वाले ड्रोन से, वही चाहिए हाँ उसको, क्योंकि अमेरिका को उनको ज्यादा चाहिए। खर्च करना पड़ रहा है। तो ये है तो मुझे मानना है कि इस लड़ाई से वापस होना पड़ेगा ट्रंप को ही, इजराइल को ही, क्योंकि इनको इजराइल को तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा ईरान, और जो अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, और अब देखिए तेल की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, हर इससे तो कम से कम इजराइल और अमेरिका भी प्रभावित होंगे, इससे बच कैसे जाएंगे? तो मेरा अपना मानना यह है कि इजराइल का ये जो बयान है, अमेरिका ट्रंप का जो ये बयान है, वह इस युद्ध से अपने आप का अलग होने या इसको समाप्त करने की कोशिश है। लेकिन ये इन दोनों, इजराइल, अमेरिका और ईरान से अलग भारत में बड़ा सवाल है। जिस तरीके के बयान भारत के बारे में दिए गए, जिस तरीके से ईरान की पनडुब्बी को डुबो दिया गया, अब हिंदुस्तान के आमंत्रण पर आई हुई युद्ध पोत था, और उसके बाद भी हम मौन रहे। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरु के हत्या के बाद भी हम मौन रहे। इतने दिनों के बाद बोलने भी गए तो हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं गया, विदेश सचिव में गए वहां बात करने के लिए। ईरान से तेल खरीदने को लेकर के फिर अमेरिका का जो बयान आया कि 30 दिन की मोहलत है, आप खरीद लीजिए। अभी तक भारत ये कह रहा था कि हम एक स्वतंत्र देश है, जहां से तेल खरीदना चाहें खरीदेंगे, नहीं खरीदना चाहेंगे नहीं खरीदेंगे। उस बात पर फिर एक टिक्का टिप्पणी हो गई। अभी जो बयान आया है विदेश उप मंत्री का अमेरिका के ही ईरान में, दिल्ली में बैठ करके, कि हम भारत को एक मजबूत देश, आर्थिक व्यवस्था बाजार नहीं बनने देंगे जिससे उस तरह की हमको चुनौतियां मिले जो चुनौतियां अमेरिका चाइना से मिल रही हैं। यह बयान और इस पर हमारी हमारी मौन, ये भारत को लेकर के, भारत की राजनीति को लेकर के बड़े सवाल पैदा करते हैं। यह विमर्श का विषय हो गया है कि आखिर हमारी विदेश नीति, हमारी राजनीतिक ताकत कहां से कहां पहुंच गई। जी।